हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हम ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। अब इसके अंदर क्या है कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो पेलेंटीमेट शेल में एंटर करते हैं। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जिसको अपन वैलेंसी शेल कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंसी शेल और वैलेंसी शेल को हम n से डिनोट करते हैं। और जो ये वाली शेल है, दिस शेल इज कॉल्ड पेलेंटीमेट शेल। दिस शेल इज कॉल्ड पेलेंटीमेट शेल। पेलेंटीमेट शेल, इट इज कॉल्ड n-1 और ये हो गया n-1d। तो पेलेंटीमेट शेल क्या होता है? लास्ट बट वन। अब अगर अपन स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2। अभी आप कैल्शियम देख रहे हो और कैल्शियम के न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 20 है। कैल्शियम के न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? 20 है। और बट अब n+l रूल के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करेगा। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर करेगा, यानी ये स्कैंडियम हो गया। दिस इज 3d1 4s2। 3d1 ये आर्गन हो गया, आर्गन 3d1 4s2। तो स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन पेलेंटीमेट शेल में जाने लग गया। थर्ड ऑर्बिट भी अभी इनकम्प्लीट है और फोर्थ ऑलरेडी है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आउटर 2 ऑर्बिट्स जनरली इनकम्प्लीट रहती है। फोर्थ भी इनकम्प्लीट है, फोर्थ में अभी p d f खाली पड़े हैं बेटा। और यहाँ लेकिन अब बट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेलेंटीमेट शेल में आ रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो 20 से 21 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। उस वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने में हिंड्रेंस फील करता है। तो वो एक तरह से रुक के जाता है, तो उसका इंटेंसिटी या इफेक्ट कम हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट को समझाने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि मेरे हाथ में ये टॉर्च है और इस टॉर्च का ये ऑन किया टॉर्च, तो इस टॉर्च से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इस रूफ पर पहुंचेगी, ठीक है, और उसकी कुछ इंटेंसिटी इस रूफ पर पहुंचेगी। जो मेरे जस्ट ऊपर जो रूफ है, रूफ का ये वाली जो छत है, इस छत के ऊपर पहुंचेगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे आ गया, अब मैं आगे आने से क्या हुआ, मेरे जस्ट ऊपर फैन चल रहा है तो फैन का क्लाउड है। अब इस टॉर्च का जो लाइट है वो फैन के क्लाउड में से पास होता हुआ रूफ पर पहुंच रहा है। फैन के क्लाउड में से पास होता हुआ रूफ तक पहुंच रहा है। तो फैन का क्लाउड क्या करेगा? इस लाइट की इंटेंसिटी को आगे जाने से रोकेगा। तो जो रूफ पर लाइट की इंटेंसिटी पहुंचेगी, जो लाइट का इफेक्ट पहुंचेगा वो कम पहुंचेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, फैन के जो ब्लेड का क्लाउड है, फैन का जो क्लाउड है उसने शील्ड किया, लाइट की इंटेंसिटी को आगे जाने से रोका। पूरी तरह से नहीं रोक पाया लेकिन कुछ तो रोका। तो उस वजह से जो रूफ पर लाइट की इंटेंसिटी पहुंची वो कम पहुंची शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और अगर मैं यहाँ आ गया तो मेरे ऊपर अभी फैन नहीं है, फैन तो उधर रह गया, तो यहाँ पर लाइट जब डायरेक्ट पहुंचेगी तो इंटेंसिटी ज्यादा पहुंचेगी। तो ये है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आगे जाने से रोकता है। तो हम ये देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेलेंटिमेट शेल में जा रहे हैं। तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, मैं एक बार वापस कैल्शियम पे आ जाऊं, तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स हैं और d ऑर्बिटल सारे के सारे कैल्शियम के अंदर वेकेंट है। तो ये ऑर्बिटल्स सारे वेकेंट है, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स का कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब क्या हो गया, स्कैंडियम से d ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट चालू हो जाता है। स्कैंडियम से d ऑर्बिटल्स का, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। अब इस ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस न्यूक्लियस के इफेक्ट को आगे जाने से रोकेगा। अब इसी तरह से अगर मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम पे आया तो ये हुआ, वेलेडियम पे आया तो ये आया, क्रोमियम मैग्नीज पे आया तो ये आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लगातार पेलेंटिमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे और ये इन इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेलेंटिमेट शेल में आने की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे पेलेंटिमेट शेल में आ रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना नहीं पहुंच पाएगा। यानी यहाँ पर जो जेड इफेक्ट है वो उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस का जेड इफेक्ट उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, तो इस वजह से यहाँ है ना साइज में इरेगुलरिटीज आने लग जाती है। साइज उतनी डिक्रीज, जनरली हम क्या कहते हैं, अगर हम 11 के कांसेप्ट से चले तो हम बोलते हैं लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है। लिथियम से छोटा लिथियम से छोटा बेरिलियम, लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट राइट सोडियम सबसे बड़ा, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम फिर इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। तो लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है। तो लेकिन यहां पर लेफ्ट टू राइट साइज रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता है, इरेगुलर ट्रेड शो करता है। इरेगुलर ट्रेड क्यों शो करता है, तो आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन सीरीज में या डी ब्लॉक सीरीज के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इरेगुलर ट्रेड्स मिलते हैं, तो हम उसका रीजन लिखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेलेंटिमेट शेल में आते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो पेलेंटिमेट शेल में आते हैं, तो पेलेंटिमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जेड इफेक्ट को, यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्टर्ब कर देते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं आएगी। क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, साइज भी आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ गई। ठीक है, तो यहां पर इरेगुलर पैटर्न मिलते हैं साइज के और आयोनाइजेशन एनर्जीज के। तो यहां पर अब आपने देखा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक तो इलेक्ट्रॉन 1 हंस रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम अनपेयर बढ़ गए। अब देखो मैंने क्या कहा, वेकेंट ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, होता ही नहीं है। अब इसमें 1 2 3 4 5, अब ये सारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है लेकिन कम होता है। अब आयरन से फुल फील्ड होने लग गया, ये आयरन 26, ये 27, ये 28, ये 29, तो क्या ये 30, तो जिंक तक आते आते 30 तक आते आते, यानी कॉपर में भी D10 होता है, आपको मालूम है, जिंक में भी D10 होता है। तो D10 यानी पांचों ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड हो गए, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखो कि स्कैंडियम टू जिंक शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और अब शील्डिंग इफेक्ट में जो बड़ा जंप लग रहा है वो कहां से लग रहा है, ठीक है, तो यहां तक तो आ गया, हम Mn तक आ गए बेटा, ये रहा Mn, 3d5 4s2 मैग्निक है। अब आयरन से शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि अब आयरन में फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल हो गया ये वाला, तो फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल क्या करेगा, ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट देगा। तो आयरन में एक फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल है, कोबाल्ट, निकल, इनमें दो दो हैं, और कॉपर और जिंक में पांचों डी ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है। तो शील्डिंग इफेक्ट स्कैंडियम से Mn तक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से बढ़ा। ठीक है, मैंने क्या कहा, स्कैंडियम से Mn
हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से बढ़ा, और फिर आयरन से तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई, ऑर्बिटल फुल फील्ड होने लग गए, तो फिर आयरन से जिंक तक फुल फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो स्केनियम से Mn तक जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से बढ़ रहा है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से बढ़ रहा है। आयरन टू जिंक से फुल फील्ड ऑर्बिटल होने लग गए, डी ऑर्बिटल अभी आपने देखा। लेकिन हमको साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो स्केनियम 21, टाइटेनियम 22, वेलेडियम 23, Mn 24, तो 25 Mn, ठीक, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर और जिंक। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 21 प्रोटॉन से लेके कहां तक बढ़ रहा है, ये 30 तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस के हम जब लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ रहे हैं तो दो काउंटर एक्ट, दो बैलेंस, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, साइज को कंप्रेस करेगा, साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। जेड के इंक्रीज होने से क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे आते हैं तो लगातार नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है। पर यहां पर एक दूसरा पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रॉन पेलेंटिमेट शेल में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, अंदर वाले ऑर्बिटल्स में आ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट साइज को बड़ा करने की कोशिश करता है। तो इधर से न्यूक्लियर चार्ज तो साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को अकेला पकड़ के रखें तो हम बोलेंगे स्केनियम से जिंक न्यूक्लियर चार्ज लगातार साइज को छोटे करने की कोशिश कर रहा है या छोटा कर रहा है। लेकिन पेलेंटिमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा तो वो शील्डिंग इफेक्ट स्केनियम से लेकर जिंक तक को साइज को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यानी दो ओपोजिट फोर्स या दो काउंटर एक्टिंग इफेक्ट, दो ओपोजिट फोर्स, दो काउंटर एक्टिंग इफेक्ट्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जो साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट टू राइट पेलेंटिमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से वो साइज को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहां पर यह हो जाता है कि साइज वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलता है, साइज वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर साइज को घटाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बढ़ाने की। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ते हैं तो साइज में ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलते हैं, यानी इनके साइज ऑलमोस्ट सेम चलती है, डिफरेंस तो है लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। यानी मेरे कहने का मतलब टाइटेनियम और वेलेडियम, जैसे वेलेडियम की बात कर लेता हूं तो वेलेडियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट टाइटेनियम और क्रोमियम के बराबर ही है, यानी वेलेडियम से थोड़ा सा बड़ा टाइटेनियम है और वेलेडियम से थोड़ा सा छोटा क्रोमियम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी साइज में वेरिएशन तो है लेकिन वेरिएशन स्मॉल होने हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम चलती है। इनकी साइज यानी कोई भी एक एलिमेंट है तो उसके दोनों नेबर से उसकी साइज ऑलमोस्ट सेम चलेगी। जैसे वेलेडियम है तो वेलेडियम के दोनों नेबर हैं, तो वेलेडियम से थोड़ा छोटा टाइटेनियम है और वेलेडियम से थोड़ा वेलेडियम से थोड़ा बड़ा, वेलेडियम से थोड़ा बड़ा टाइटेनियम है और वेलेडियम से थोड़ा छोटा क्रोमियम है। इसी तरह से क्रोमियम से थोड़ा सा छोटा वेलेडियम है और क्रोमियम से थोड़ा सा बड़ा वेलेडियम है और क्रोमियम से थोड़ा छोटा सा Mn है। यानी मेरे कहने का मतलब समझ गए, वेलेडियम से थोड़ा बड़ा टाइटेनियम और वेलेडियम से थोड़ा छोटा क्रोमियम। अगर क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम से थोड़ा सा छोटा वेलेडियम, क्रोमियम से थोड़ा सा बड़ा वेलेडियम और क्रोमियम से थोड़ा सा छोटा Mn। ठीक है, आगे वाला छोटा थोड़ा सा और पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा, मैं ये कह रहा हूं। तो कुल मिला के ये हुआ कि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है। इस ऑलमोस्ट सेम साइज को आप माइंड में फिट रखना, क्योंकि इस ऑलमोस्ट सेम साइज की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है अलॉय फॉर्मेशन की। क्योंकि अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, जब वो अलॉय बनते हैं तो जैसे ब्रास की बात करूं तो ब्रॉस किसका अलॉय है, जिंक और कॉपर का। ब्रॉस में 80% कॉपर होता है, ब्रॉस में 80% कॉपर होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ब्रॉस में
ब्रॉस में 80% तो क्या होता है, कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरह से जो अलॉय है, अलॉय में मेटल क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल अरेंजमेंट है, वो चेंज नहीं होता है। उसका इंटरनल अरेंजमेंट बेटा चेंज नहीं होता है। जैसे वो बीसीसी है तो बीसीसी रहेगा, एफसीसी है तो एफसीसी रहेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला है, एचसीपी है तो एचसीपी ही रहने वाला है। पर उसके अंदर क्या होता है, जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं जहां मेटल स्फीयर फिक्स होते हैं, वहां से वो मेटल स्फीयर हटते हैं और दूसरा उसकी जगह रिप्लेस होता है। तो एक मेटल स्फीयर से दूसरा, एक मेटल क्रिस्टल में ए मेटल क्रिस्टल है, ए मेटल क्रिस्टल है और ए मेटल क्रिस्टल, या यूं बोलूं मैं, कॉपर का मेटल क्रिस्टल है और कॉपर के मेटल क्रिस्टल में से कॉपर के कुछ स्फीयर हटा दिए हमने और उसकी जगह जिंक के स्फीयर फिट कर दिए, तो ब्रॉस बन गया, अलॉय बन गया। और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फुटबॉल्स का एक अरेंजमेंट है, बहुत सारी फुटबॉल्स है और हमने उसका एक अरेंजमेंट बना दिया। अब हम क्या करें, 10 फुटबॉल हटा के और उसकी जगह 10 टेनिस खेलने वाली बॉल रखे तो वो वहां फिट नहीं हो पाएगी, वो वहां बिल्कुल लूजली हेल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो गैप बड़ा था, तो अलॉय फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास बहुत सारी टेनिस खेलने वाली बॉल्स हैं और उन टेनिस खेलने वाली बॉल्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया मैंने, अब 10-12 टेनिस खेलने वाली बॉल हटाई और उसकी जगह फुटबॉल फिट करूं तो नहीं होगी, तो वही तो अलॉय फॉर्म नहीं होगा। अलॉय फॉर्म तभी होगा जब मेटल क्रिस्टल के अंदर एक मेटल स्फीयर, अलॉय फॉर्मेशन तभी होगा जब एक मेटल क्रिस्टल के अंदर, जैसे कॉपर का मेटल क्रिस्टल है तो उसमें से कुछ कॉपर के स्फीयर्स लेटेस्ट पॉइंट से हट जाते हैं और उसकी जगह दूसरे मेटल, जैसे यहाँ जिंक का मेटल शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और वो तभी ऐसा एक दूसरे को वो डिस्प्लेस तभी कर पाएंगे, कॉपर की जगह खाली हुई और उसकी जगह जिंक आके बैठा, वो तभी बैठ पाएगा जब कॉपर का साइज और जिंक का साइज कंपेरेबल हो, क्योंकि वॉइड उस तरह से क्रिएट होगी, जगह उस तरह से खाली होगी, कॉपर का जो साइज होगा उसके बराबर ही साइज खाली होगी। ठीक है, तो उससे थोड़ा छोटा या थोड़ा सा बड़ा मेटल दूसरा सेट हो सकता है, लेकिन अगर दो मेटल्स के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वो कभी भी अलॉय फॉर्म नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, अलॉय कब बनेंगे, जब दो डिफरेंट मेटल्स के बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम हो। तो ट्रांजिशन मेटल्स के आपस में साइज डिफरेंस कम होने की वजह से ही ये अलॉय फॉर्म करते हैं। तो अलॉय वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम दूसरी बात करें तो मैंने ये कहा कि लेफ्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और जो जेड इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z माइनस सिग्मा। इसका ये फॉर्मूला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखो न्यूक्लियर चार्ज तो शुरू से बढ़ता आ रहा है, अचानक स्केंडियम से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। ध्यान दो, न्यूक्लियर चार्ज तो पहले से बढ़ता हुआ आ रहा था, अचानक स्केंडियम पहला एलिमेंट था जहां इलेक्ट्रॉन पेलेंटिमेट शेल में है, स्केंडियम से एक्स्ट्रा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चालू हुआ। यानी मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज का जो गाड़ी है, न्यूक्लियर चार्ज की जो गाड़ी है वो तो हाईवे पे आगे आगे चली रही थी, ठीक है, और पीछे पीछे शील्डिंग इफेक्ट की गाड़ी चल रही थी। अचानक शील्डिंग इफेक्ट की गाड़ी, अचानक शील्डिंग इफेक्ट की जो गाड़ी है, अचानक शील्डिंग इफेक्ट की गाड़ी है, उसकी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड बढ़ते ही ऐसा तो होगा ही नहीं, जैसे ये तो है न्यूक्लियर चार्ज का व्हीकल और ये है शील्डिंग इफेक्ट का व्हीकल, दोनों चल रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज आगे चल रहा है, शील्डिंग इफेक्ट पीछे चल रहा है। अब क्या हो गया, अचानक शील्डिंग इफेक्ट की स्पीड बढ़ी, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। सबसे पहले क्या होगा, दोनों साथ साथ पैरेलल तो आगे, दोनों साथ साथ, देखो बेटा, दोनों साथ साथ आगे पैरेलल तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, पीछे वाले की बढ़ी हुई है स्पीड, दोनों चल भी रहे हैं तो दोनों एक बार बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर आए और फिर वो आगे निकलेगा। यानी अगर हाईवे पे कोई गाड़ी पीछे चल रही है और पीछे वाली गाड़ी का अचानक स्पीड बढ़ता है तो वो क्या करेगा, पहले तो आगे वाली गाड़ी, जो उसके आगे गाड़ी है उसके बीच में गैप कम होगा, डिस्टेंस कम होगी, वो बिल्कुल आमने सामने आएंगे, मतलब पैरेलल आएंगे और फिर उसको ओवरटेक करके जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब स्केंडियम से Mn पर आ रहे हैं,
स्कैंडियम से Mn पर आ रहे हैं, देखो बेटा स्कैंडियम से हम कहां आ रहे हैं, स्कैंडियम से Mn पर आ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चालू हुआ, ये यहां से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चालू हुआ स्कैंडियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इंटीमेट। अब स्कैंडियम से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो Mn तक आते आते तो क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट काफी हद तक उसने बैलेंस कर लिया। आयरन से शील्डिंग इफेक्ट तेजी से बढ़ने लग गया क्योंकि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आने लग गए। तो क्या हो गया, स्कैंडियम से लेके Mn तक तो स्पीड तो शील्डिंग इफेक्ट की बढ़ी हुई है, लेकिन अभी वो पीछे है। जैसे हाईवे की गाड़ी है, हाईवे पे दो गाड़ियां चल रही है, पीछे वाले की स्पीड बढ़ चुकी है, तो वो पहले गैप कवर करेगा। तो क्या होता है, स्कैंडियम से Mn तक तो साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव रहता है शील्डिंग इफेक्ट से। Mn के बाद जैसे ये आयरन कोबाल्ट पे आया तो फुल फील्ड डी ऑर्बिटल बढ़ने लग गए, फुल फील्ड डी ऑर्बिटल बढ़ने लग गए, फुल फील्ड डी ऑर्बिटल बढ़ने लग गए, तो फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर होगा। तो आयरन कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्व किया हमने, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्व किया। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली सिचुएशन हो गई, यानी फर्स्ट सिचुएशन ये थी, गैप कम हो रहा था, आयरन कोबाल्ट तक ये दोनों बराबर आ गए बेटा, ठीक है। और फिर कॉपर और जिंक में फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स फुल फील्ड होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट काफी बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट की गाड़ी आगे निकल जाती है, कुल मिला के साइज एक्सपांड हो जाता है। तो स्कैंडियम से Mn तक साइज डिक्रीज होता है, आयरन कोबाल्ट निकल तक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, कॉपर से थोड़ा बड़ा जिंक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इरेगुलर ट्रेंड मिलते हैं। ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम बड़ा है कि जिंक बड़ा है, तो स्कैंडियम बड़ा है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ बड़ा बनाया स्कैंडियम और जिंक छोटा बना रखा है, ठीक है। लेकिन कॉपर के कंपैरिजन में निकल से थोड़ा बड़ा कॉपर है, कॉपर से थोड़ा बड़ा जिंक है। इसके में अभी एनसीईआरटी के अंदर टेबल भी बना हुआ है, तो उनको भी देखोगे तो इसी वेरिएशन में आपको नजर आएंगे। इनमें क्या होता है, जी बहुत कम डिफरेंस है, तो मैंने ऑलमोस्ट सेम बनाया है। तो आयरन कोबाल्ट निकल का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और इसमें जो साइज वेरिएशन आ रहा है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे साइज डिक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हुआ फिर बढ़ गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी का भी ये सीन रहेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, स्कैंडियम टू Mn तक, स्कैंडियम से Mn तक आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फिर आयरन कोबाल्ट निकल की ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी। तो ये वाले ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये कि ये इनके अगर मैं इनके स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेलेडियम, क्रोमियम, Mn Fe+2 कोबाल्ट, यानी इनके आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करूं तो भी यही पैटर्न मिलता है हमको, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है, तो उसके लिए मैंने ये लैंग्वेज लिख रखी है, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल व्हेन वी गो इन ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रहा लेफ्ट टू राइट, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ये रहा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेजुअली बाय 1 यूनिट, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ग्रेजुअली बाय 1 यूनिट एट ईच एलिमेंट, बिल्कुल जो ये दिख रहा है वो लिखा है मैंने यहाँ। द एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सेम पेलेंटिमेट शेल, inner d shell. These added electrons shield the outermost electrons from the attraction of the nucleus charge. यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शील्ड कर देते हैं इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन चार्ज को यहाँ जाने से। तो ये लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है बेटा, इसको आप पोस्ट करके रीड करो, जो मैंने समझाया वही है, ठीक है। कि ये शील्ड करते हैं न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से। न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा आगे, the increased nuclear charge tends to reduce the atomic radius while the added electron tends to increase the atomic radius। मैंने क्या कहा, जो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये साइज को कम करने की कोशिश करता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से और अपने इनके रिपल्शन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करता है,
न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वो साइज को छोटा करने की कोशिश करता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो साइज को बड़ा करते हैं, इस वैलेंसी शेल को रिपल्शन और शील्डिंग इफेक्ट से उस तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। तो दो काउंटर एक्टिंग, दो ऑपोजिट इफेक्ट साथ साथ में। तो ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। शुरू में क्या हुआ, शुरू में स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। डी ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन या 2 है या 3 है, तो स्मॉलर, शुरू में तो स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स है, इस वजह से साइज धीरे धीरे घटेगा, और बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयरन से तेजी से बढ़ने लग गए और आयरन से फुलफिल डी ऑर्बिटल आने लग गए। कॉपर में D10, जिंक में D10 हो गया, तो यहाँ आयरन के बाद शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तेजी से बढ़ गए। तो when the number of the electron increase, the increased shielding effect and the increased repulsion between the electron tends to increase the atomic radii। ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, और इन इलेक्ट्रॉन्स का इधर रिपल्शन भी गया, तो इसको दूर फेंकेगा, ये दूर की तरफ धक्का देगा 4s को, तो साइज बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वैसा का वैसा आपको पैरेलल लैंग्वेज भी लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट्स आर हाई and the most cases lie between the s and p block element। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है वो हाई होगी, किससे, s ब्लॉक एलिमेंट से तो हाई होगी और p ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी, ठीक है। दिस इंडिकेट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन s ब्लॉक एलिमेंट। यानी s ब्लॉक एलिमेंट, तो s ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, s ब्लॉक एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। s ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक से ज्यादा पी ब्लॉक की होती है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज्यादा और पी ब्लॉक से कम। अब आप ये साइज वेरिएशन देख लो, ग्राफ बना हुआ है, चलो ये देखो, ये फर्स्ट वाली लाइन, ये वाली ग्रीन वाली लाइन स्केंडियम और इसको बता रही है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बता रही है, ये हमारी फर्स्ट वाली को बता रही है, ये सेकंड को बता रही है, और ये थर्ड को बता रही है, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्निक, साइज डिक्रीज हो रही है ना, देखो स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्निक, स्केंडियम, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये स्केंडियम, ये हो गया हमारा टाइटेनियम, ये वेलेडियम, ये क्रोमियम, मैग्निक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देखो बिल्कुल ये सेम ट्रेड है जो मैंने डायग्राम बना, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम साइज डिक्रीज हुई, Mn का भी साइज डिक्रीज हुआ, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल ऑलमोस्ट सेम साइज आ गया, फिर कॉपर बढ़ गया, जिंक और बढ़ गया, और स्केंडियम का साइज ये है, जिंक का ये, तो मैंने कहा ना कि स्केंडियम ज्यादा बड़ा है ग्राफ से और अच्छा। ये जो ग्रीन लाइन वाला ग्राफ है ये स्केंडियम टू जिंक के साइज वेरिएशन को बता रहा है, ये जो ब्लू वाला है ये बिल्कुल सेम ट्रेड है, ठीक है। अच्छा, टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी जिंक से बड़ा कैडमियम, कैडमियम से बड़ा मरकरी, कॉपर से बड़ा सिल्वर, सिल्वर से बड़ा गोल्ड, निकल से बड़ा पैलेडियम, पैलेडियम से बड़ा प्लेटिनम, आयरन से बड़ा रूनियम, रूनियम से बड़ा ये आयरन, और आयरन के नीचे रूनियम और ये ऑस्मियम, ठीक है। तो देखो आयरन ये रहा, आयरन से बड़ा रूनियम, ये रहा आयरन से बड़ा रूनियम, ऑस्मियम सबसे बड़ा, ऑस्मियम सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया हमारा 6 ग्रुप, ठीक है। एनीवे अब आप ध्यान दो, इस ग्राफ को भी आप समझ गए। अब आप देख लो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जो वेरिएशन है वो आपके बहुत वेल क्लियर हो चुके हैं। अब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, लेकिन आप ये देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में साइज डिफरेंस कम है, जबकि ये ग्रीन वाला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ग्रीन वाला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना, ग्रीन वाला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और ब्लू वाला है सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में या 3D और 4D सीरीज के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है ना, लेकिन ये 4D और ये 5D हो गया, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो गई। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में साइज डिफरेंस ऑलमोस्ट मतलब साइज डिफरेंस बहुत कम है, और बहुत जगह तो देखो साइज ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहा है। इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीजन है इन दोनों सीरीज
4D और 5D, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, तो सेकंड और थर्ड का साइज इसीलिए ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है ना, कि यहां से टॉप टू बॉटम आए तो साइज ज्यादा बढ़ा, लेकिन यहां से यहां साइज कम बढ़ा। उसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। जब हम एब्लॉग एलिमेंट पढ़ेंगे तब मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है, या इनमें साइज डिफरेंस बहुत बहुत कम क्यों रहता है। तो आई थिंक आपको आयनाइजेशन एनर्जी और वेरिएशन ऑफ साइज एक्सप्लेन कर चुका मैं और वो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दो आप, अब यहां पर देखो, यहां पर है अलॉय फॉर्मेशन। तो as the transition element have similar atomic size, hence in the crystal lattice one metal can be readily replaced by another metal, giving solid solution and smooth alloy। मैंने अभी भी बताया, ये इसीलिए अलॉय तभी बनेगा जब ऑलमोस्ट सेम साइज होगी, तभी सेम साइज होने पर ही क्रिस्टल का एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये रीड कर लेना, पढ़ा रखा है। द अलॉय सो फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन high melting point, alloy of transition metal with non-transition metal brass, copper zinc and bronze copper tin। ठीक है, तो ये भी है। मैंने जरूर नहीं है कि मैंने क्या कहा, अलॉय वो दो डिफरेंट मेटल बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिनके साइज में डिफरेंस कम हो। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट तेजी से क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट तेजी से और इजीली अलॉय इसलिए बनाएंगे क्योंकि उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर अलॉय, नेम एन इंपॉर्टेंट अलॉय व्हिच कंटेन्स सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स मेटल, मेंशन इट्स यूज। तो ये फैक्ट क्वेश्चन है। एन अलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ मेटालिक मैट्रिक्स और मेटालिक क्रिस्टल। इट कैन आइदर बी अ पार्शियल सॉलिड सॉल्यूशन और अ कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन। यानी पार्शियल सॉल्यूशन का मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही एक्स्ट्रा मेटल है, और जब कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसके मेटल के अंदर थ्रू आउट दूसरा मेटल स्प्रेड है। जैसे पानी में शक्कर डिसॉल्व कर दे तो पूरे के पूरे पानी में जो शुगर है वो थ्रू आउट स्प्रेड हो जाती है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और सपोज करो अपन बहुत बार ऐसा होता है ना, शरबत ले लिया, शरबत में पानी डाल दिया, तो शरबत नीचे से तो वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो जो शरबत होता है, शुगर सिरप जो होता है, वो नीचे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ऊपर वो कम डिसॉल्व हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल सॉल्यूशन। तो पार्शियल सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल थ्रू आउट होमोजेनियसली स्प्रेड नहीं होते हैं, और जब कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट जो होता है वो होमोजेनियसली पूरे सॉल्यूशन में बिखरा रहता है, यानी हर जगह सोल्यूट का कंसंट्रेशन एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना। Alloy are usually found to possess different physical properties than those are the component elements। ठीक है, सीधी बात है। नींबू का अपना टेस्ट होता है, शुगर का अपना होता है, लेकिन जब शिकंजी बनती है तो नया टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट चीजें बनेगी तो नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। एन इंपॉर्टेंट अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड इज मिश मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है बेटा मिश मेटल। तो इस मिश मेटल को याद रखना बेटा, दिस इज मिश मेटल। इट कंटेन्स लैंथेनॉइड्स 94 से 95% इसमें आयरन होता है, और सॉरी इट कंटेन्स लैंथेनाइड्स 94 to 95% और आयरन होता है 5% एंड ट्रेस ऑफ कार्बन, सल्फर एंड सिलिकॉन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी लैंथेनॉइड्स मिश मेटल में 94 से 95% तो लैंथेनॉइड्स होते हैं और 5% आयरन है, बाकी सब ये हैं। और इसके यूजेस क्या है, मिश मेटल इज यूज्ड इन सिगरेट्स एंड गैस लाइटर्स। ठीक है, मतलब सिगरेट के जो लाइटर्स होते हैं और गैस लाइटर्स होते हैं उसमें काम आता है। इट यूज्ड इन फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स। ठीक है, तो ये आप फैक्ट है, याद रीड कर लेना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में छोटे छोटे इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गए, इस तरह के पॉइंट डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।